Number one, Newton's first law. We can summarize Newton's first law that any object at rest will remain at rest. Any object in motion will continue in a state of motion unless and until some external unbalanced force applied on it. So let's say it's an object and you are applying net force here. It's a net force and force can cause acceleration. तो फर्स्ट लॉ तुमको ये बताता है कि फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मालूम है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा unless and until some external unbalanced force applied on it. फर्स्ट लॉ मालूम है ना सबको. सेकेंड वन, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन and cause acceleration. Or you can say, in other words, you can say force can change state of rest or state of motion. वो मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है और रेस्ट की स्टेट को भी चेंज कर सकता है. क्लियर? Now second point, inertia. Inertia मालूम है ना सबको क्या होता है. inertia tendency of a body to maintain state of rest or state of motion. मालूम है ना ये बात. tendency of a body to maintain state of rest or state of motion or state of direction. ये रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, डायरेक्शन की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है और मोशन की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है. इसका मतलब ये एक टेंडेंसी है किसी बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती. ठीक है. अब वैसे इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है. इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास. इनर्शिया जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जिसके पास बॉडी का मास ज्यादा होगा ना उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगा. वो अपनी स्टेट को जल्दी ज्यादा देर तक मेंटेन रखता है. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम टीचिंग बॉयज एंड गर्ल्स? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर. हाँ, इनर्शिया जो है ना वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे. जैसे आपने देखा होगा ना कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, जैसे इस बाइसिकल के एग्जांपल ले लेते हैं. बाइसिकल इज वेरी लाइट, तो बाइसिकल को आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी रोक भी सकते हैं क्योंकि इसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम है. लेकिन ट्रक और लॉरी क्या होता है, जल्दी स्टार्ट नहीं होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी रुकते नहीं. तो जिनका मास ज्यादा होता है उनकी स्टेट जल्दी चेंज नहीं हो पाती क्योंकि अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हैं. ठीक है. देन थर्ड वन इज लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम भी सबको मालूम है, इसको पी से डिनोट करते हैं. मोमेंटम की कोई डेफिनेशन नहीं होती है. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity and the direction of momentum is same that of velocity. इसकी यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड इन SI सिस्टम. और इसमें क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम. इसका डायमेंशन क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी m1 l1 सेकंड ऊपर चला जाएगा
t minus 1. तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं होता, ये इफेक्ट होता है व्हेन मास एंड वेलोसिटी कंबाइन. अच्छा, फोर्थ वन, न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जैसे सपोज कर लो बेटा कि ये कोई कार है, कार का मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. आफ्टर सम टाइम its velocity changes from u to v on application of force for a very small time delta t. So you can say, अच्छा पहले ऊपर वाला लिख लीजिए तो एक्सप्लेन करता हूं मैं. इसको पढ़ा द फर्स्ट थ्री टर्म्स. फर्स्ट थ्री कर लिया आप लोग ने? एट. हो जाए तो बता देना, मैं आगे प्रोसीड करूंगा फिर. हो गया बेटा, आगे प्रोसीड करें. यस सर. न्यूटन सेकंड लॉ देखो. तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये m v, m कॉमन ले लो, v माइनस u. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp by delta t, that is mv minus u. So according to second law, force is directly proportional to rate of change in momentum. Force जो है ना, that is directly proportional to
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट के आ जाता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी क्या होता है, एम वी माइनस यू बाई टी। एम यू माइनस वी बाई टी क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स के फॉर्मूले बहुत होते हैं। फोर्स का फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एम वी माइनस यू अपॉन टी, और वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन बन जाता है। तो फोर्स के 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं तुमको यहाँ पर। ओपन दिस फॉर्मूला फॉर फोर्स। यस, हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यस बॉयज एंड गर्ल्स, डन। डन सर। देन अच्छा, फोर्स का पहले यूनिट वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हमको। इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज फोर्स। मास क्या होगा, ऐसा यूनिट पहले आते हैं, केजी मीटर। एक्सीलरेशन क्या होता है, पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। और सीजीएस होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड टैन। दोनों में रिलेशन कितना होता है, 1 न्यूटन दैट इज टू 5 टैन। ठीक है, 1 न्यूटन दैट इज टू 5।
फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज मालूम है m1 l1 t माइनस 2। तो फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। जैसे फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, दैट इज dp बाय dt डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। तो पीटी ग्राफ का स्लोप विल गिव यू फोर्स। तो मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव करोगे तो तुमको फोर्स मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो dp is equal to f into dt, integrating both side, f into dt, delta p 0 to t f into dt। मतलब फोर्स को तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेरिवेटिव से भी निकालते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ भी होता है, एरिया बिलो एफटी ग्राफ, एरिया बिलो कोस टाइम ग्राफ, एरिया बिलो कोस टाइम ग्राफ। ऐसे समझिए कि आप कि सपोज कर लो अगर कोई ग्राफ है, इसका जो एरिया है एरिया विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। इसका जो एरिया होगा वो तुमको चेंज इन मोमेंटम देगा। तो इंटीग्रेशन में एफटी आ रहा है ना, फोर्स इंटू dt, तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो ग्राफ भी होता है। Once you complete, inform me. हो गया बच्चे? Yes, sir.
अच्छा, नाउ फोर्स की बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ध्यान रखना, चेंज इन मोमेंटम में मिलता है। देन आपने कौन कौन से क्या किया, फोर्थ, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ किया। न्यूटन सेकंड लॉ के बाद न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको मालूम है। न्यूटन थर्ड लॉ के एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन, to every action there is equal and opposite reaction। ऐसे देखिए कि मान लो दो बॉडीज हैं और वो आपस में कोलाइड करती हैं, ये इसको कोलाइड कर, ये सपोज कर लो m1 है और ये m2 है, ये दोनों कोलाइड करती हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगी, फोर्स। ये क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एक्शन ले लो, F12 is equal to minus of F21 action and reaction, they are equal in magnitude but opposite in direction, but magnitudes are equal। F12 mod of F10 is equal to mod of F21। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सो एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दिस थर्ड, देन impulse, कंप्लीट कर लीजिए पहले इसको। Boys and girls done? Yes, sir, done. Okay. Now impulse. It is defined as product and it is defined as product and of force and time during which force act. The impulse is defined as product of
फोर्स इंटू टाइम। तो याद है कि हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या किया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट इज एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ इंटू डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एम बी माइनस सी। समझा क्या? वैसे इम्पल्स का मतलब, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी बच चुके हैं हम लोग, एफ इंटू डी टी। एरिया बिलो एफ टी ग्राफ, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे मोमेंटम निकाला था चेंज इन मोमेंटम, एरिया बिलो एफ टी ग्राफ। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। इम्पल्स कुछ भी नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम होता। ओके बेटा, देख लो इम्पल्स के सो मेनी फॉर्मूलाज आते हैं। हो गया? Yes, sir. इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। वैसे इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे तो भी चलेगा, इट्स द चेंज इन मोमेंट। Once you complete inform me.
हो गया बच्चा? Yes, sir. अच्छा, बस हो गया। फर्स्ट लॉ किया, सेकंड लॉ किया, थर्ड लॉ किया, इनर्शिया बताया, मोमेंटम बताया, इम्पल्स बताया। एक्चुअली ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का कंप्लीट फॉर्मूला देखो जरा। मोमेंटम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। with respect to time, so dp by dt तो कैसे आएगा? dp by dt फर्स्ट m और v को, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरे सेकंड, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव dp by dt क्या होता है? फोर्स, मास, dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो v dm by dt तो देखो ये बनता है फोर्स का कंप्लीट। इसमें दो पार्ट है। अगर मास कांस्टेंट तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इक्वल। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो आप यूज करेंगे v इंटू डी एम बाय डी। ध्यान रखना इसमें दो पार्ट होते हैं। आप हमेशा m इंटू ए यूज करते हैं क्योंकि 10 तक क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है, लेकिन 10 के बाद मास कांस्टेंट नहीं होता। जरूरी नहीं कि हमेशा मास कांस्टेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। Done, sir.
अच्छा, आपने क्लास 9 में शायद पढ़ा होगा, दोबारा मैं इसको नहीं करूंगा, मैं थोड़ा आइडिया दे, 9 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में। क्लास 9 में एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ क्या था, याद है किसी को? क्लास 9 स्टैंडर्ड में था। If external force acting on a system is zero, if external force acting on a system is zero, then total linear momentum is conserved. Conserved मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो रहेगा ना, देन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, दैट इज टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। ये ध्यान कि ये पढ़ा होगा क्लास 9 में, याद आया? जितना मोमेंटम पहले होता है उतना बाद में भी होता है। अच्छा, लिंक ज्वाइन मत करना, बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। डू अप टू हियर ओनली। लिंक जाने वाला है, कंप्लीट कर लीजिए और एग्जिट कर जाइएगा। लिंक ज्वाइन दोबारा ज्वाइन मत करना बेटा। लिंक जा रहा है,